हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। और आज इस सेशन में हम लोग फ्रेंड्स उसके लिए बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार ईएसआई 6 दिसंबर 2022 को पीटी में जो प्रश्न पूछा गया था उनको इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, बिहार ईएसआई यानी कि बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा दोनों का एग्ज़ाम जो है यह बीपीएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है और दोनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न का और लेवल का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और कुछ प्रश्न अगर लड़ जाते हैं तो बोनस अंक आपको प्राप्त भी हो जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर कम समय में आपको एक बार देखना है, रिवीजन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये रहा पेपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो है 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। उसके लिए बिहार ईएसआई में यानी कि बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, बिहार प्रवर्तन उप निरीक्षक के जो पीटी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है उनको इस सेशन में हम कवर करेंगे। एग्ज़ाम जो लिया गया था ये 6 दिसंबर 2020 को लिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों का सिलेबस जो है बिहार दरोगा का और बिहार ईएसआई का ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे और इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो आपको पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनेगा अगर मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अथा श्वेत क्रांति जो है इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। बात दुग्ध की आई है, दूध की आई है, ठीक है ना। दूध उत्पादन के लिए ये श्वेत क्रांति प्रसिद्ध है। तो विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 1 जून के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हरित क्रांति के लिए कौन फेमस है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है तो काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि धुलाई वाले जो साबुन में पाए जाने वाले फिलर हैं वो कौन कौन से हैं तो सोडियम रोजिनेट, यहाँ मैं लिखता हूँ सोडियम रोजिनेट, ये नाम याद रखेंगे। सोडियम रोजिनेट हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, बोरेक्स हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सभी फिलर के रूप में काम आते हैं। इसमें से आप देख रहे हैं ग्लिसरॉल जो है यह ग्लिसरॉल या फिलर के रूप में काम नहीं आता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को एक अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, उसी प्रकार से पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, निम्न में से कौन रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। नहीं पूछा गया है किसके द्वारा तो दूषित जल के द्वारा। तो दूषित जल के द्वारा हैजा संचरित होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, निमोनिया नहीं होता है, ठीक है ना। निमोनिया नहीं होता है दूषित जल के माध्यम से संचरित। निमोनिया जो है यह एक प्रकार की जीवाणु जनित रोग है और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए चौथा प्रश्न है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं।
35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, 15 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 7 35, 7 और 2 है ऊपर, तो 7 दिना 14 दिन हो जाएगा। मैथ के प्रश्नों को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बताते चलूँगा। चलिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर पूछा गया है कि विनाइट्रीकरण, और बहुत लोग क्या करेंगे राइजोबियम बताएंगे, तो गलत आंसर होगा। देखिए विनाइट्रीकरण क्या है, तो विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रीकरण का एक विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। और राइजोबियम क्या करता है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जबकि ये विनाइट्रीकरण जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण का विपरीत प्रक्रिया होता है। तो कौन सा भाग लेता है इसमें, तो यहाँ पर स्यूडोमोनास जो हो जाएगा यह भाग लेता है। कौन, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का भी नाम आप याद रखेंगे, माइक्रोकोकस, ठीक है ना, माइक्रोकोकस ये भी नाइट्रोजन जो है विनाइट्रीकरण में भाग लेता है, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस। चलिए, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल का थीम आप याद रखेंगे, 2023 का थीम क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शुष्क बर्फ क्या है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा रिपीटेड प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। चलिए, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपक पुनिया का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, दीपक पुनिया जो है ना, ये कुश्ती से संबंधित है, और इस बार जो एशियन गेम्स हुआ था उन्होंने इसमें रजत पदक जीता है, और कुश्ती में सबसे यह बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय कुश्ती टीम का रहा है कि इन्होंने रजत पदक जीता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से। अब ये भारत रत्न विजेता हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। 2019 में प्रणब मुखर्जी जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये गायन से संबंधित। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस बार देखिए पद्म अवार्ड टोटल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और 91 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया। तो इनको ऐड कर दीजिएगा, तो देखिए 9 छक 15 और 15 91 कितना हो गया, 106 हो जाएगा। ऑप्शन बी गायन, ध्यान रखिएगा। देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, किनको किनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, जाकिर हुसैन को दिया गया है, मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, एस.एम. कृष्णा को दिया गया है, दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, और बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, ठीक है ना। इसमें से बालकृष्ण दोषी का नाम याद रखेंगे, दिलीप महालनोबिस का भी नाम याद रखेंगे, एस.एम. कृष्णा का भी, मुलायम सिंह यादव का भी, जाकिर हुसैन का भी, और श्रीनिवास वर्धन का भी नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के करंट अफेयर से, यानी कि वर्तमान के करंट अफेयर से भी मैं आपको रिलेट करते चलूँगा, ताकि प्रश्न अगर यहाँ से बनता है तो आपका एग्जाम में न छूटे। देखिए, जब पानी जमता है, बर्फ़ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए, आपको पता है ना कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है कि आयतन क्या होगा जब पानी जमता है, तो देखिए आयतन क्या होगा बताएंगे। तो आयतन इसका बढ़ता है, चूँकि आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा, घनत्व घटेगा। याद रखिए, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पानी जमता है तो इसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व घटेगा। आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए इसका डेंसिटी भी जो होगा वो घटेगा, ठीक है, घनत्व कम हो जाता है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, देखिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक है ना, उसको मैंने कवर कराया हुआ है, और साथ ही साथ एक नया इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है कि इस बुक में जितने भी सेट्स दिए गए हैं, यानी कि टोटल 15 सेट्स हैं, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए उनको एक वीडियो में मैंने कवर करा दिया है। हिस्ट्री के प्रश्नों को भी मैंने एक वीडियो में करा दिया है, और कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट्स को मैं एक अलग अलग वीडियो में कवर करवा दूँ, ताकि आपका सब्जेक्ट वाइज रिविजन हो जाए। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित हैं, तो ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं, और देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा ही चुने जाते हैं, और ये शपथ नहीं लेते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होता, बट निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? अब इसका नाम भी बदल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है, और आखिरी बार 2022 में जो दिया गया था ये किसको दिया गया था? तो शरत कमल अचंता को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो आप 2022 वाला ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा 4150 हो जाएगा और 2490 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी? अब यहाँ से प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सुआ? तो चूँकि सुआ फिजी की राजधानी है, और आपको पता है ना कि फिजी में जो है इस बार 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो फिजी में, फिजी के नांडी शहर में, फिजी के नांडी शहर में, ठीक है ना। शहर का भी नाम याद रखेंगे, और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के द्वारा किया गया था, भारत के विदेश मंत्रालय। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की इसमें से कौन सी जो है विशेषता नहीं है? तो स्वैच्छिक सदस्यता नहीं होगा। चलिए निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था के अंग इसमें से ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है, यानी कि बी, सी और डी। ऑप्शन में 2 3 करके दिया है, यानी कि 2 ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 और 4 सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 50वां अंतर्राष्ट्रीय, अब यहाँ पर थोड़ा सा करंट का प्रश्न है ना, तो इसको अभी से मैं रिलेट कर देता हूँ। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए अभी भी इसका आयोजन गोवा में ही हुआ है, और इस बार जो हुआ है ये 50वां ना होकर के ये 54वां क्रम था इसका, ठीक है ना। आयोजन गोवा में ही हुआ है, और इसमें अगर हम बात करें तो याद रखना है इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे, ठीक है ना, सत्यजीत राय बोलते हैं ना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो हॉलीवुड के स्टार एक्टर और निर्माता माइकल डगलस को, माइकल डगलस को इस बार जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखेंगे, गोवा में भी इसका आयोजन हुआ है, 54वां क्रम था। चलिए के सिवन अध्यक्ष हैं, तो चूंकि उस समय का ये प्रश्न है, तो के सिवन उस समय इसरो के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं, इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दिया गया है। तो कावेरी की हेमावती सही है, गोदावरी की मूसी ये गलत है। मूसी जो है ना ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो यही ऑप्शन बी जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। देखिए कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित जो है यह 5वीं पीढ़ी की है, 5वीं पीढ़ी की, यानी कि 5th जनरेशन का है। पहला जो जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब पर था, दूसरा ट्रांजिस्टर पर था, तीसरा इंटीग्रेटेड चिप पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर था, और चौथा जो था ये माइक्रो प्रोसेसर के आधुनिक तकनीक पर आधारित था। चलिए 5वां जो था ये पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। चलिए एक निश्चित धन पर, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 24 का राइट आंसर 1300 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। मैंने सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी सॉल्व करिएगा। थायमिन जो है यह कौन सा विटामिन है? तो थायमिन जो है यह विटामिन बी कहिए या फिर विटामिन B1 कहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? इसको बायोटिन कहा जाता है। लावेर कप संबंधित है, लावेर कप जो है यह संबंधित है टेनिस से। याद रखें किससे संबंधित है? टेनिस से। अच्छा डेविस कप है, एक डेविस कप जो है, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इन्होंने जनसंहार के रूप में जो है इस्तेमाल किया हुआ है। भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहला सुपर कंप्यूटर आपको याद होगा परम 8000 है। परम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें से है निम्नलिखित में से शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो इसमें से संघवाद नहीं है। बाकी जो है बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये सब हैं। संघवाद नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? उस समय का, ये करंट का भी प्रश्न है और आज के संदर्भ में भी अब प्रश्न बन सकता है, ऐसा नहीं है कि करंट का ही प्रश्न है ये। तो ये सौरभ गांगुली की है, याद रखें किसकी है? तो सौरभ गांगुली की है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी? अब यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़न दूर करना है, चूँकि मैं इसका आंसर INS चक्र बताऊँगा और आप लोग कहिएगा कि INS अरिहंत होगा। तो यहाँ पर सुन लीजिए, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है ये INS चक्र ही है। भारत की प्रथम स्वदेशी इंडिजीनियस अगर पूछेगा स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तब अरिहंत होगा। क्लियर ना, इसका चक्र ही होगा। चलिए उसके बाद देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए ये घोषणा किया गया था कब? तो 16 अगस्त 1932 को। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 16 अगस्त 1932 को किया गया था। और ये जो सांप्रदायिक पंचायत था ना, इसमें क्या हुआ था? तो दलित जो थे, दलितों को हिंदुओं से अलग मार करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान इसमें किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 1932, ठीक है ना। चलिए, कम्युनल अवार्ड इसको बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचायत को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, तीनों में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यही रैमजे मैकडोनाल्ड ही था। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन जो है यह उदाहरण है आपका एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। देखिए इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है? तो कौन कौन से राज्य हैं जरा उंगली पर काउंट करिएगा। बिहार है, तो इसका आंसर तो पहले बिहार ही हो जाएगा, बिहार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो देखिए चूँकि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य पतन दर औसतन जो है यह 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखेंगे। और ऊंचाई बढ़ने पर जो है क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? अब इजराइल भी इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में, क्योंकि इजराइल की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग रोज़ न्यूज़ देखते हैं और इसकी मुद्रा इसमें से न्यू शेकल होगा। और इसका संसद का नाम जो है क्या है? तो संसद का नाम इसका इजराइल का क्या होगा? तो नेसेट है, नेसेट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। कौन है? इसाक हर्जोग हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो ये आखिरी बार 2019 में ही दिया गया था और ये शेख हसीना थी, ठीक है ना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में बांग्लादेश की अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन अभी फ़िलहाल ही 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स यह सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए, टाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? टाइपू बांध जो है यह पराना नदी पर है। कहाँ पर है? पराना नदी पर। चलिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है यह किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे, टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, यानी कि स्वास्थ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा शुरू किया गया है, वह कौन सा था? अच्छा, बात यहाँ पर रेलवे की आई है तो चूँकि रेलवे बोर्ड की अभी हाल ही में नए अध्यक्ष और CEO बनी हैं जया वर्मा सिन्हा। ये भारत की पहली जो हैं महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं, जया वर्मा सिन्हा। इनका नाम अवश्य ही याद रखिएगा। ये मेरी सहेली जो था, इन्होंने यह जो है सुरक्षा यात्री जो था एप्लीकेशन यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था। चलिए,
उसके बाद देखिए 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार। अच्छा, अब 2023 आपको याद रखना, 2023 में ऑस्कर जो अवार्ड दिया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था किसको? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उस समय पैरासाइट को दिया गया था, लेकिन अब आपको याद रखना है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। D2O का अधिकतम उपयोग होता है। D2O भारी जल, आपको याद होगा कि इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु भट्ठी में। चलिए, बुश बेल्ट, यहाँ पर इस तरह से वेल्ड लिख सकते हैं। वेल्ड घास का मैदान आपको पता है। बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, अर्जेंटीना में क्या है? अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, पंपास है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? तो डाउन्स वही ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, उसके बाद और भी पूछा जाता है, जैसे पटाना घास का मैदान कहाँ पर? पटाना श्रीलंका में। पुस्तराज कहाँ पर है? पुस्तराज पूछा जाता है। पुस्तराज घास का मैदान हंगरी में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं। तो इसके जो दो संगठक होते हैं वो जैव और अजैव होते हैं, ठीक है ना। जैव और अजैव होते हैं। तो यहाँ पर जीव और अजीव दिया गया है। मेंडल ने मटर पर किया अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो देखिए, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए, इन्होंने 7 विषम विलक्षण लक्षणों का चयन किया था। कितने? 7। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें से कौन सा जो है इन्होंने चयन नहीं किया था? तो ये आपकी फूल की आकृति हो जाएगा। फूल की आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया था। तो इंश्योर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। उस समय का करंट का प्रश्न हो सकता है ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटनर पिन अवार्ड जीता? तो PT उषा को उस समय दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? इसमें से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का, तो इसमें से अगर हम बात करें झील, तालाब, वन, ये प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। फसल का जो खेत होगा ना, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन सा संबंध जो है निम्न में से श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। फ्रेंड्स, जितने भी वीडियोज़ हमने दरोगा के लिए कराए हुए हैं इस बार, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। आपको पता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और सर्वाधिक विस्तार इसका चूँकि महाराष्ट्र में होता है, लेकिन निम्नलिखित में से बताना तो गुजरात में भी इसका अच्छा खासा विस्तार पाया जाता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र, तो ये बैरोमीटर है, ठीक है ना। एनेमोमीटर क्या नापता है? तो वायु की गति मापता है, ठीक है। अल्टीमीटर क्या मापता है? अल्टीमीटर वायुमान की ऊंचाई मापता है। लैक्टोमीटर क्या मापता है? दूध की शुद्धता मापता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है। और इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया था। कब? तो ये भी याद रखेंगे 1873 में। देखिए, पैन नंबर जो होता है ये कितने अक्षरों या संख्याओं से बना होता है? जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, यह राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे 10 हो जाएगा। अच्छा, GST नंबर जो होता है ये कितने अंक का होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। GST 15 अंकों का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट राज्य के कोड को दर्शाता है। तो GST नंबर 15 हो जाएगा, आधार नंबर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चले, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो एक पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है ई-मित्र के माध्यम से, ठीक है ना, ई-मित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये परिपथ दिया गया है और उसमें से आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, यह आपसे बताना। प्रतिरोध का यूनिट भी देख सकते हैं, यहाँ पर ओम दिया हुआ है। चलिए बताइए, अब इसमें से क्या करना है आपको ना, इसमें से 2 का ले लीजिए पहले। तो एक तो श्रेणी में हो जाएगा, तो 10 से 10 20 हो जाएगा। और फिर अब क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में 1/20 हो जाएगा और फिर एक यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका 20/3 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उलट जाएगा ये, यहाँ पर ये आपका इस तरह से आएगा 3/20 आ जाएगा। तो इसको उलटिएगा तो 20/3 आ जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, तो ये इसमें से फ्यूजियामा आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ये प्रश्न पिछले बार ही पूछा गया था दरोगा में। ठीक है ना। चलिए, विसुवियस इटली में है, याद रखेंगे। अच्छा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ ज्वालामुखी है, किलाउ ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से उत्क्रमित है? तो अपाचे जो है ये यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है, तो अमेरिका हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ था? उस समय का ये बड़ा चर्चा में रहा था करंट अफेयर्स। तो विजया बैंक और देना बैंक के साथ इसका मर्जिंग हुआ था। ये देखिए 16 महाजनपदों में से प्रश्न पूछा गया कि अवंती की राजधानी थी। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। और अवंती की राजधानी पूछा गया तो उज्जैन होगा। देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर 45 रुपया ऑप्शन सी में मिल जाएगा। सेबेस्टियन बेटल जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये फार्मूला 1 के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फार्मूला 1 के खिलाड़ी का मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप माइकल शूमाकर का नाम याद रखेंगे। माइकल शूमाकर, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस खेल से है, तो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं। और लेविस हैमिल्टन का भी नाम याद रखेंगे, लेविस हैमिल्टन का नाम। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, और ये यहाँ पर देखिए सेबेस्टियन बेटल कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ लिया गया है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए गीतांजलि है, बिल्कुल। जनगण मन, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन इन्हीं की रचना है। देवदास इनकी नहीं है। देवदास जो है यह देवदास और चरित्रहीन, याद रखिएगा, देवदास और चरित्रहीन ये रचना जो है ये शरद चंद्र बंदोपाध्याय की है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये पुनर्भरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक प्रकार है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? इन्होंने सिंपल से चंपारण में 1917 में। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर जो होता है ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? जरा उनका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान जो है यह परतदार चट्टान का उदाहरण है। परतदार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791 में। देखिए ये जो ज्ञान बिंदु का नया वाला सेट आया हुआ ना, उसमें भी यह प्रश्न था। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? क्योंकि ये फ्रांस में तैयार किया गया था ओलंप दे गुज के द्वारा। ठीक है ना। ज्ञान बिंदु के नए वाले सेट में ये प्रश्न अभी आपको दूसरे सेट में मिलेगा। 2019 में यहाँ पर देखिए BWF, ठीक है ना, विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब यहाँ से ये आपको याद नहीं रखना है। मैं एक नया पॉइंट बता रहा हूँ BWF से संबंधित। इस बार जो 2023 में BWF था उसमें भारत के जो इनका नाम है क्या? तो नाम याद रखेंगे HS प्रणय, HS प्रणय। ठीक है ना, HS प्रणय ने जो है इसमें इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। ये प्रश्न अगर बनेगा 2023 BWF में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो HS प्रणय ने जीता है। इस चीज़ को भाई आप बखूबी याद रखेंगे। चलिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, और उस समय जो है PV सिंधु ने जीता था। चलिए इसीलिए पूछा गया था, देखिए भारतीय हैं इसीलिए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था हो ची मिन्ह ने, हो ची मिन्ह ने किया था। क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका बेरियम हो जाएगा। ठीक है ना, बेरियम, ये बेरेलियम है, ये बेरियम है। क्यों? तो जैसे ही समूह में नीचे आते हैं विद्युत धनात्मकता का गुण बढ़ता है। ठीक है, और उसकी आयनन ऊर्जा घटती है, और समूह में बेरियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? अच्छा, 75 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसमें रेणुका हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल संवहन के लिए, जल के वहन के लिए। और फ्लोएम जो होता है ये भोजन के वहन के लिए।
चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। अच्छा, अवध को डलहौजी के समय कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। उस समय वाजिद अली शाह जो था अवध का नवाब था, ये आपको याद भी होगा। और वहीं स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक जो था ये सादत खां था। कौन था? सादत खां था, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह इसमें से कौन सा है? तो लोथल हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध पूछा गया है कि कौन से देश के फौजों की हार हुई थी। 7 वर्षीय युद्ध यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 के मध्य हुआ था, के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था और इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति, अंग्रेजी में इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में ही हुआ था। सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है इसमें से? तो देखिए, कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मैं नाम बता रहा हूँ। इसमें से तो आपका नाग हो जाएगा, नाग के बाद हेलेना भी याद रखेंगे। हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद 2023 में ही याद रखेंगे, 2023 में ही देश की बड़ी रक्षा उत्पादन कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपनी नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का अमोघा 3 का भी परीक्षण किया है। तो ये भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। URL का फुल फॉर्म पूछा गया, पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना, 1976 के द्वारा। चलिए, संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया है इसको। चलिए, उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 रुपया हो जाएगा। कौन सी कृति इसमें से जो है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर का जो रचना है उसका संकलन विजक कहलाता है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन किया था? जो कि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या था? MB हनीफा ने, ठीक है ना। और पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी EVM, पहली बार इसका प्रयोग करके केरल में 1982 में चुनाव हुआ था। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? सेंटियागो जो है ये चिली की राजधानी है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था और 1799 में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया था। शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। चलिए, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? बताएंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह सर एंड्रयू फ्रेजर के समय अध्यक्षता में, ठीक है ना, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। चंपा, देखिए 2 महाजनपदों में से राजधानी पूछा गया। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। चलिए, उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, चूँकि तिब्बत में इसका उद्गम होता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह के बेल्ट हैं ये किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल 12 अनुसूची हैं। टोटल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुंगटो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो फुंडुंगटो नदी पर जो है यह कौन सी जल परियोजना है? तो कोपली है, कोपली, याद रखिएगा। कौन सी इसमें से संस्था संविधानोत्तर है? तो संविधानोत्तर जो संस्था है इसमें से अगर बात करें तो ये नीति आयोग है। देखिए, लोकसेवा आयोग की चर्चा संविधान में है, निर्वाचन आयोग का भी है और वित्त आयोग का भी है, नीति आयोग का नहीं है। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? डलहौजी के समय में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 1853 में। कौन सी हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 इसमें से नहीं है। चलिए, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अपने स्कोर भी कमेंट करिएगा। ये उस समय का करंट का प्रश्न था। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइक्लिन अभियान की शुरुआत किया था? तो ये सिक्किम में किया था। सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए।